राजनीतिक विज्ञान में मैं आप सभी को तीसरा अध्याय पढ़ा रहा हूँ। तीसरा अध्याय का यह हमारा दूसरा लेक्चर वीडियो है। इस लेक्चर वीडियो में आज मैं आप सभी को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा। ठीक है, प्रथम वीडियो लेक्चर में भी मैंने पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया था, लेकिन मैं पूरा डीपली प्यारे बच्चों जिक्र नहीं किया था। पंचवर्षीय जो योजना है, यह योजना मैंने आप सभी को बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आपका लागू हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद अभी तक कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका है। ठीक है, अब 12 का 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जो आपका महत्वपूर्ण योजना है, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए वे आप अच्छे ढंग से बना सकें। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना भी बता दूंगा। ठीक है, और जो बीच का जो शेष पंचवर्षीय योजना बच जाएगा, जहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो पॉइंट हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, पंचवर्षीय योजना क्या है। मैंने तो पिछले वीडियो में बताया था कि पंच मतलब 5, यानी कि 5 वर्ष के अवधि को देखते हुए पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम आपको बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, मैंने प्रथम वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, यह योजना आपको 1951 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1951 में। चूँकि यह योजना 5 वर्ष का था, इसलिए यह आपको पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी के बीच तक आपको चली थी, यानी कि 5 साल चला था। ठीक है, इस योजना के जो मुख्य रचनाकार थे, यानी कि मुख्य रचयिता, ठीक है, मुख्य रचयिता कौन थे? तो वे थे के.एन. राज। कौन थे? तो के.एन. राज। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य रचनाकार कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? के.एन. राज हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी पंचवर्षीय योजना यदि सरकार लाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, अब यह पहला पंचवर्षीय योजना है, तो मैंने तो बताया था कि आज़ादी के बाद भारत के सामने जो मुख्य समस्या था, गरीबी का, भूखमरी का। ठीक है, गरीबी भूखमरी यह सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए सरकार ने आपको कहा कि देखिए, सर्वप्रथम हम किस पर बल देंगे? हम आपको कृषि पर बल देंगे। कृषि पर इसलिए बल देंगे, पहली पंचवर्षीय योजना में यदि कृषि में सुधार आएगा तभी तो भूखमरी खत्म होगा, तभी तो गरीबी खत्म होगा। ठीक है, इसलिए सरकार ने प्यारे बच्चों क्या किया? सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ जो मुख्य उद्देश्य था, वह मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला मुख्य उद्देश्य था कृषि पर केंद्रित। क्या था? तो प्यारे बच्चों, कृषि पर केंद्रित, यानी कि जो कृषि है उस पर केंद्रित करना है। यदि कृषि में वृद्धि होगा, विकास होगा, तभी तो भूखमरी का जो समस्या है वो समाधान हो पाएगा, तभी तो जो गरीबी है वो समाधान हो पाएगा। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि पर केंद्रित। ठीक है, दूसरा था कि देश को गरीबी से बाहर निकालना, यानी एक देश में उस समय क्या था कि लोगों को 2 वक्त का रोटी तक नहीं मिल पाता था। तो यदि कृषि में विकास होगा तो लोगों को खाद्यान्न के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि देश जो है गरीबी रेखा से बाहर आपको निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था कि भूमि सुधार, यानी कि भूमि सुधार में यदि सरकार सहायता करेगा, मदद करेगा पूरे संपूर्ण भारत में, इससे भी क्या होगा? इससे भी प्यारे बच्चों आपको कृषि में सुधार आएगा। इसलिए सरकार ने गरीबी भूखमरी को दूर करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से ये 3 बिंदुओं पर बल दिए। कौन सा बिंदु? तो कृषि पर केंद्रित, देश को गरीबी से बाहर निकालना, ठीक है, और भूमि सुधार। ठीक है, ये आपका हो गया पहली पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार कृषि पर बल दिया गया, यानी इतना जोर दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में कि जो भारत का जो उद्योग जो धंधा था, यानी आज़ादी के बाद जो भी उद्योग धंधा था, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, वो और चौपट हो गए। वो क्या हो गए? वो चौपट हो गए। यानी पहले पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि पर बल दिया तो उद्योग धंधा चौपट हो गया। इसलिए सरकार ने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधा चौपट हो गया है,
इसलिए हम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कार्यक्रम निकालेंगे उसमें हम उद्योगों पर क्या करेंगे तो बल देंगे, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आया तो दूसरी पंचवर्षीय देखिए 56 में समाप्त हो गया पहला, इसलिए दूसरा 1956 से 51 तक रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना। यदि हम इनके मुख्य रचनाकार की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य रचनाकार थे पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल देने के कारण आपको क्या हुआ, उद्योग धंधा चौपट हो गया। इसलिए दूसरे पंचवर्षीय योजना ने सरकार का उद्देश्य था कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में हम किस पर बल देंगे तो प्यारे बच्चों उद्योगों पर बल देंगे, ठीक है। इसलिए सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बड़े उद्योगों का विकास करना। किसका विकास करना, तो प्यारे बच्चों बड़े उद्योगों का। चूंकि पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि पर इतना जोर दिया कि उद्योग धंधे चौपट हो गया। इसलिए पहला काम कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर यानी बड़े बड़े उद्योगों को हम क्या करेंगे, तो बड़े बड़े उद्योगों को हम स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो आयात है, यानी कि हम लोग उस समय क्या था कि 56 के टाइम में, 61 के टाइम में, 62 के टाइम में जो आयात करते थे वो बड़े पैमाने पर करते थे, यानी कि दूसरे देशों से सामान हम लोग मंगवाते थे। तो सरकार का उद्देश्य यह था कि हम अपने क्षेत्र में ऐसा बड़े बड़े उद्योग को स्थापित करें जिससे हमको आयात नहीं करना पड़े, बल्कि हम लोग ही दूसरे देश को निर्यात करें, यानी कि हम लोग ही खुद सामान बना लें और दूसरे देशों को क्या करें तो निर्यात करें। जिससे क्या हो, जिससे प्यारे बच्चों, जिससे आपका जो अत्यधिक धन अर्जित हो, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि तीसरा पॉइंट में सरकार ने कहा कि हम छोटे छोटे उद्योग स्थापित करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्या करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, यानी देसी उद्योग स्थापित करेंगे। जिससे क्या होगा, तो जिससे जो भारत है, हमारा प्यारा देश भारत, वो काफ़ी विकास कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आधारिक संरचना है, अब देखिए जो उद्योग है, मान के चलिए भारत सरकार ने बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए, लघु उद्योग स्थापित किए, देसी उद्योग स्थापित किए, ठीक है, चाहे कुटीर उद्योग ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन इन सभी में जो सामान बनेगा तो सामान को आयात और निर्यात करने के लिए क्या होना चाहिए, सामान को अब फैक्ट्री में हम बना लिए, आयात करने के लिए यानी भेजने के लिए, लाने के लिए सड़क तो होना चाहिए ना। तो सरकार ने जो आपका आधिकारिक संरचना था, जैसे सड़क हो गया, ठीक है, बिजली हो गया, यातायात के साधन है न हो गए, चाहे ट्रेन हो, चाहे जल के माध्यम से जहाज हो, बंदरगाह हो, या इसके अलावा जो उद्योगों में बड़े पैमाने पर यूज होता है तो क्या, तो इस्पात, तो इन सभी पर अत्यधिक और बल देना, अत्यधिक जोर देना, ठीक है। जिससे क्या हो, तो जिससे अत्यधिक पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण आपको किया जाए, ठीक है। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना आपको 1956 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बड़े उद्योगों का विकास करना, आयात को कम करना, यानी आयात को कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि दूसरे देशों से हम लोग कम मंगाएंगे और अपना बनाया हुआ सामान दूसरे देश में हम बेचेंगे, ठीक है। जिससे क्या करेगा, तो भारत अपना विकास करेगा। देसी उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी कि हम अपने देश में जो देसी उद्योग है उसको ज़्यादा बढ़ावा देंगे, भले ही वो कुटीर उद्योग क्यों ना हो, ठीक है। आधारिक संरचना का विकास करना, यानी कि आधारिक संरचना क्या, जैसे प्यारे बच्चों बिजली हो गया, यातायात के साधन हो गया, सड़क हो गया, इस्पात हो गया, इसका विकास करेंगे। चूंकि इन तीनों उद्योगों में यदि यही नहीं हो, सड़क नहीं हो, तो सामान बना करके क्या फ़ायदा, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान सामान को पहुंचा नहीं पाएंगे तो व्यापार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे देश को निर्यात करने के लिए बंदरगाह चाहिए, उद्योग चलने के लिए 24 घंटा बिजली चाहिए, ठीक है। तो इन सभी का विकास करना था, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, दूसरे पंचवर्षीय योजना में सरकार उद्योग धंधे में इतना खो गए कि गरीबी की समस्या पनप गई। वो कैसे, क्योंकि हमारा कृषि बदहाल हो गया, यानी बद से बदतर हो गया, यानी पहले से भी और बदतर हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पहले पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि पर ध्यान दिया तो उद्योग धंधा चौपट हो गया। दूसरे पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उद्योग पर ध्यान दिया तो कृषि चौपट हो गया। और इसी बीच सबसे बड़ी बात है, इसी बीच क्या, जैसे ही प्यारे बच्चों 61 दूसरे पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चला था, जैसे 61 खत्म हुआ
आपको पता होना चाहिए कि 1962 में चीन ने हम पे आक्रमण कर दिया। इतिहास में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? सॉरी, नहीं पढ़ाए थे, वो तो चौथा पॉलिटिकल में अगला अध्याय है, ठीक है। 1962 में चीन ने हम पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के कारण क्या हुआ था? आक्रमण करने के कारण हमारा जो देश है वो आर्थिक दृष्टि से और भी कमज़ोर न हो गया। हमारा हालांकि ज़मीन भी जो सियाचिन क्षेत्र पड़ता है आज का, वो भी खो गया। लगभग 10,000 से ऊपर हमारे जो सैनिक शहीद न हो गए, ठीक है। जिस कारण 1962 में और भी ज़्यादा भूखमरी आ गया था, ये युद्ध के कारण, क्योंकि जो भी व्यापार है वो तो बंद न हो गया, युद्ध की स्थिति में बंद न हो गया था। तो 1962 में और भी ज़्यादा क्या हुआ था प्यारे बच्चों, आपका जो खाद्यान्न का था वो आपका कमी हो गया। इतना देश भर में खाद्यान्न का अकाल पड़ गया, इतना अकाल पड़ गया कि हमारे देश को खाद्यान्न दूसरे देशों से आयात करना पड़ा। यानी कौन देश? तो अमेरिका से हम लोग खाना मंगवाए थे। हमारा हालत यह हो गया था। यानी इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, इसके बावजूद कृषि इतना पिछड़ गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में। ऊपर से युद्ध होने के कारण, खास करके 1962 में जो युद्ध हुआ था, युद्ध के कारण इतना अकाल पड़ गया था कि हम लोग दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात किए थे, यानी अमेरिका से। अब अमेरिका से खाद्यान्न आयात किए थे तो अमेरिका ने क्या चाहा? तो भारत को दबाना चाहा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो देखिए, दूसरी पंच योजना और कृषि, ठीक है, यह पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योग पर ज़्यादा ध्यान देने से कृषि का नुकसान हो गया। कृषि का प्यारे बच्चों क्या हो गया? तो नुकसान हो गया। देश में खाद्यान्न की कमी हो गई। अब जैसे ही खाद्यान्न का कमी होगा तो भूखमरी की समस्या पनपेगा, यानी फिर से भूखमरी का समस्या पनप गया। 1962 में भारत चीन युद्ध 1962 में होने के कारण और भी ज़्यादा भारत कमज़ोर हो गया, आर्थिक दृष्टि से भी हो गया। व्यापार ठप हो गए, बंद हो गए, तो खाद्यान्न में और कमी आया। भारत को अमेरिका से खाद्यान्न मंगाना पड़ा, ठीक है, यानी अमेरिका ने हमें खाद्यान्न दिया, खरीदना पड़ा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इतना जो समस्या है, इन्हीं समस्या के कारण यहीं से हरित क्रांति का जन्म हुआ, शुरुआत हुआ। कहाँ से? तो यहीं से प्यारे बच्चों हरित क्रांति का आपका शुरुआत हुआ, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये इतना जो समस्या है, इन समस्या के कारण हरित क्रांति पर क्या किया गया? तो बल दिया गया, जिसके अंतर्गत आपको कहा गया कि अब हम लोग जो है निश्चित तौर पे खाद्यान्न के क्षेत्र में विकास करें, यानी कृषि पर अत्यधिक बल देंगे। क्या करेंगे? कृषि पर अत्यधिक बल देंगे और जो खाद्यान्न है उसको वृद्धि करेंगे और जो भूखमरी का समस्या है उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो इसी के कारण हरित क्रांति लाया गया। तो प्यारे बच्चों, हरित क्रांति के कारण जो है 1900 जब लाया गया तो 1964 और 1967 में अचानक से आपको कृषि के क्षेत्र में विकास देखने को मिला। क्या देखने को मिला प्यारे बच्चों? विकास देखने को मिला, ठीक है। थोड़ा सा ये हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम और अच्छे से हम बता देते हैं, ठीक है। अभी तो बोर्ड है नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा हरित क्रांति जो आया था, हरित क्रांति के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम भारत का मानचित्र प्यारे बच्चों माना कि यह हमारा प्यारा देश भारत, ठीक। अब जब हरित क्रांति आया, हरित क्रांति 1964 से 1967, यानी कि इस समय में अचानक से खाद्यान्न के क्षेत्र में वृद्धि हुआ, ठीक। लेकिन यदि हम बात करें हरित क्रांति से, तो देखो भारत को फायदा तो हुआ ही हुआ है, लेकिन भारत में जो संपूर्ण क्षेत्र है, अब भारत का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र, तो संपूर्ण क्षेत्र को फायदा नहीं हुआ था। संपूर्ण क्षेत्र को यदि बात करिएगा फायदा का, तो फायदा आपको नहीं हुआ था संपूर्ण क्षेत्र को। हरित क्रांति के अंतर्गत सरकार का यह मानना था कि हरित क्रांति के अंतर्गत हम जो भी उच्च क्वालिटी का बीज लाएंगे, यानी उत्तम क्वालिटी का उत्तम बीज, मशीन, नया टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, कृषि करने के लिए नया जो यंत्र है वो सब। उसके बाद खाद्यान्न के क्षेत्र में, खाद में जैसे हो गया उर्वरक हो गया, खाद हो गया, तो ये सारा का सारा चीज हम उन क्षेत्रों में देंगे, ठीक है, जहाँ के किसान क्या हो? तो थोड़े बहुत समृद्ध हो, ठीक है। इसलिए सरकार ने
पंजाब और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों को चुना। किसको चुना? यहाँ पर पंजाब और ख़ास करके उत्तर प्रदेश क्षेत्रों को हो गया। पंजाब हरियाणा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय आपको जो है बंटवारा नहीं हुआ था पंजाब का। पंजाब का उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश भी ले सकते हैं। यानी इन क्षेत्रों में सरकार ने, प्यारे बच्चों, क्या किया, इस क्षेत्रों में भी देखिएगा तो यूपी आता है, पंजाब आता है, ठीक है, उस समय पंजाब विभाजित नहीं हुआ था। तो सरकार का मानना था कि जैसे जो खास करके बिहार है, यहाँ पर हमारा बिहार है ना, तो बिहार तो बेचारा खुद ही गरीब है। बिहार के पास इतना पैसा नहीं है कि बिहार अपना 2 वक्त का रोटी चला सके, यानी घर में 2 वक्त का रोटी खा सके। बिहार के पास इतना रुपया है नहीं, तो बेचारा बिहार के जो किसान है वो कैसे मशीन खरीदेंगे, ट्रैक्टर वो कैसे खरीद पाएंगे, यानी नया नया कृषि करने का जो पद्धति का जो मशीन होता है वो कैसे खरीद पाएंगे, वो उत्तम क्वालिटी का बीज कैसे खरीद पाएंगे, वे खाद्यान्न के क्षेत्र में जो वे खाद उर्वरक वो कैसे खरीद पाएंगे। यदि हम इन किसानों को सब्सिडी में भी प्रोवाइड करें, सब्सिडी में भी कम करके भी प्रोवाइड करें, यानी कम रुपया में भी करके, आम भाषा में समझिए, तो भी बिहारी इन लोगों, इन किसानों के पास इतना रुपया नहीं है कि ये लोग खरीद पाएँ। इसलिए यहाँ पे यह सिस्टम लाना क्या है, तो फालतू जाएगा, व्यर्थ जाएगा। इसलिए सरकार ने उन क्षेत्रों को चुना कि जिस क्षेत्र में किसान थोड़ा बहुत समृद्ध थे, वैसे किसान, जो किसान उत्तम क्वालिटी का बीज खरीद सके, मशीन खरीद सके, उर्वरक खाद वाद खरीद सके, ठीक है। तो सरकार ने इन क्षेत्रों में गया, पंजाब यूपी में गया, पंजाब के किसानों को कहा कि देखिए आप इस प्रकार से उत्तम हमारा बीज खरीदिए, मशीन लगाए, यह करिए, आपका जो फसल है वो फसल काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगा, फसल में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगा, ठीक है। लेकिन समस्या यह था कि जो भी फसल होगा, जैसे कोई एक ही तरीका से न करेंगे, या तो गेहूं का करिए या तो चावल का करिए, ठीक है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आपको करना है। तो यहाँ के किसान ने कहा कि देखो हम अपने भूमि पर थोड़ा गाजर लगाते हैं, थोड़ा नींबू लगाते हैं, थोड़ा टमाटर लगाते हैं, उसके बाद मार्केट में हम बेच पाते हैं। यदि आप कहते हैं, आपके अनुसार यदि हम पूरा गेहूँ ही लगा दें तो मांग से ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, मांग से ज़्यादा क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। तो शेष गेहूं का हम क्या करेंगे, यानी मांग है 100 आदमी का और उत्पादन हम कर दें 1000 आदमी का, तो 900 आदमी का जो गेहूं मेरा बच जाएगा वो कौन खरीदेगा, वो तो रखे रखे तो सड़ जाएगा। तब सरकार ने कहा किसानों को, यहाँ के किसानों को, तुम टेंशन नहीं लो, हम क्या करेंगे, जो शेष बच जाएगा उसको उत्तम कीमत पर खरीद लेंगे, उसको उचित कीमत पे हम खरीद लेंगे सरकार, और खरीद करके हम क्या करेंगे, हम राशन के तौर पे बंटवा देंगे। जैसे अब कोटा में आपको गेहूं मिलता है ना, देखिएगा कोटा में गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, वो सब कहाँ का होता है, यहीं का होता है जो सरकार खरीदता है। तो जिस कारण क्या हुआ कि प्यारे बच्चों, तो जिस कारण पंजाब में यूपी के जो पंजाब के किसान, यूपी के किसान इस चीज को अपनाया, यानी कि उत्तम बीज को अपनाया, मशीनरी को अपनाया, खाद्यान्न, ये सब, यानी जैसे जैसे सरकार हरित क्रांति के अकॉर्डिंग कहा करने के लिए वैसे वैसे किसान किया। जिस कारण क्या हुआ कि जिस कारण जो फसल है उस उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ। क्या हुआ था प्यारे बच्चों, उत्पादन में वृद्धि। अब जैसे ही वृद्धि हुआ खास करके गेहूं में, चावल में, तो जो खाद्यान्न का समस्या था वो समस्या दूर हो गया, यानी जो हमारा भुखमरी है वो भुखमरी दूर हुआ। लेकिन भुखमरी दूर होने के साथ साथ आपका क्या हुआ कि बहुत सारे समस्या भी आए। तो पहला समस्या, हरित क्रांति में जो है आपको हरित क्रांति सकारात्मक पहलू भी दिया, यानी कि पॉजिटिव भी दिया और नेगेटिव भी दे दिया। पहले हम, आपके एग्जाम में भी आता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक पहलुओं पर गौर करें। तो पहले हम सकारात्मक देख लेते हैं, यानी हरित क्रांति से होने वाले फायदे। सकारात्मक मतलब क्या, सकारात्मक पहलू मतलब हरित क्रांति से होने वाले फायदे। अब हरित क्रांति के सकारात्मक, पहले सकारात्मक पहलू। अब हरित क्रांति के कारण पहला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि अचानक से कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, उत्पादन हुआ, यानी उत्पादन काफी तीव्र गति से हुआ, जिससे भुखमरी की जो समस्या है वो भुखमरी की समस्या समाप्त हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसके कारण जो मध्यम वर्ग के किसान थे उसको भी अत्यधिक फायदा हुआ, जिससे वे अब कम भूमि पर अत्यधिक, यानी कम भूमि पर अत्यधिक वे क्या करते थे, तो अत्यधिक फसल मतलब उत्पादन कर लेते थे, जिससे मध्यम वर्ग के किसान को भी अत्यधिक फायदा होने लगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसके कारण जो छोटे छोटे किसान थे वे अपना एक संगठन बनाए। संगठन बनाने के बाद वे आपस में विचार करते थे कि आपने किस प्रकार का बीज लगाया, आपने किस प्रकार का
खाद का प्रयोग किया, जिसके कारण क्या हुआ, इस विचार के कारण, जो संगठन के कारण और भी ज़्यादा फायदा हुआ किसानों को, जिससे किसान जो है 4 गुना अपना उत्पादन बढ़ा पाया, 5 गुना उत्पादन बढ़ा पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हरित क्रांति में सकारात्मक के तौर पे आपको फायदा ही फायदा दिखा। लेकिन जहां देखिए फायदा ही फायदा दिखा तो वहां नुकसान भी होगा, तो जाहिर सी बात है। तो हरित क्रांति का नुकसान भी हुआ। ठीक है, हरित क्रांति का क्या नुकसान हुआ वो आप देख लीजिए। तो नकारात्मक पहलू, ठीक है, पहला कॉमन सेंस लगाइए। तो आपको कॉमन सेंस लगाइएगा, जवाब दे दीजिएगा। हरियाणा, ये पंजाब क्षेत्र है, ठीक है, पंजाब, ये हो गया पंजाब, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र। अब बताइए, हरित क्रांति से पहले बेचारा पंजाबी लोग जो है, ये सब लोग जो है ट्रैक्टर से खेत का जुताई नहीं करते थे, वे किसान को बुलाते थे, कोदार लेकर के जोतते थे। अब इस क्षेत्र को यदि मान के चलिए यह क्षेत्र हमारा 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब 1 किलोमीटर स्क्वायर यदि हम जोतेंगे तो कम से कम 100 किसान तो लगेगा। कितना किसान? यानी कि 100 किसान, ठीक है, यानी 100 किसान मिल करके इसको जोतेगा तभी तो फसल लगाएगा ना। 100 किसान पहले जोतेगा, तो जोतने में वो लगाया कितना दिन? मान लेते हैं 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन, ठीक। फिर उसके बाद फसल रोपा 2 दिन में। आप बताइए, ये जो 100 किसान है, 100 किसान को नौकरी मिला। अब ये बड़े जमींदार के पास जमीन को जोता तो नौकरी मिला। नौकरी मिलने में क्या हुआ, ये अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन जैसे ही मशीनरी आया तो एक ट्रैक्टर अकेले 1 दिन में इस क्षेत्र को जोत दिया। एक ट्रैक्टर पर 1 किसान बैठा और 1 किसान पूरे के पूरे जमीन को जोत डाला, वो भी 1 दिन में। अब बताइए, ये जो 100 किसान है, 100 में से 99 किसान बेरोजगार हुआ कि नहीं हुआ? यानी 99 किसान के पास नौकरी है, काम करने के लिए कोई धंधा है नहीं है। अर्थात इसका पहला नुकसान क्या है? तो पहला नकारात्मक पहलू कि भूमिहीन, यानी कि ऐसा किसान जिसके पास भूमि नहीं है, तो भूमिहीन किसान बेरोजगार हो गए। तो क्या हुआ था? पहले भूमिहीन किसान बेरोजगार हो गए। कारण क्या था कि पहले जहां 100 लोग कुदारी लेकर के जोतता था, अब एक ही ट्रैक्टर आया, पूरे जोत करके निकल गया। तो जिस कारण बेचारे को नौकरी मिला नहीं। अब नौकरी नहीं मिला तो वो बेरोजगार हो गया, और बेरोजगार हो गया तो फिर भी तो वो तो अपना जिंदगी चलाएगा, उसको तो खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके परिवार को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो भूमिहीन किसान है, अपने जीवन को, अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए वे बड़े शहरों की ओर रुख किए। यानी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, वे बड़े शहरों में जाकर के मजदूरी करना शुरू कर दिए। क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, शिक्षा तो था नहीं, बेचारे किसान थे, अनपढ़ थे, तो वे बड़े शहर में क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। तो जिस कारण भूमिहीन किसान जो है आपका बेरोजगार हो गए और वे अपने आजीविका को चलाने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख किए। ठीक है, इसके बाद इस क्रम में आने के बाद जो है, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको बल मिल गया। उनको क्या मिल गया? बल मिल गया। पहले जहां वो 100 किसान को तेल लगाता था कि आओ भाई मेरे खेत को जोत दो, लेकिन अब मशीन आने के कारण वो किसानों को नहीं पूछता है, बल्कि एक ट्रैक्टर लाता है और सीधे जोत देता है। जिसके कारण जो जमींदार है वे छोटे छोटे किसानों पर अत्याचार करने लगे। यानी बोलता था कि इतना भी करना है तो करो, नहीं तो जाओ। ठीक है, तो जिस कारण जो है, जो बड़े बड़े जो जमींदार थे वे छोटे छोटे किसानों पर अत्याचार करने लगे। ठीक है, तीसरा, इस हरित क्रांति के कारण संपूर्ण भारत को लाभ नहीं मिल सका। यानी कि ये पूरे क्षेत्र को बात करेंगे, इस क्षेत्रों को लाभ मिला नहीं मिला, बल्कि कुछ ही क्षेत्रों को लाभ है न मिला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको यह अध्याय काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल, हम आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम एक ही बार में करा करके समाप्त कर देंगे। हमको पता है कि आप लोग बहुत मजबूर हैं, हमको बहुत कॉल करते हैं, कॉल नहीं लग रहा है। कॉल क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम स्विच ऑफ किए हुए हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है। हम अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि हम मजबूर हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।